एपिसोड की शुरुआत में हमें सासाकी मिलती है। ये लड़की यूजी की स्कूल की दोस्त है, वही वाली जो यूजी के साथ ऑकल्ट क्लब में थी सीजन 1 में। और यहाँ केंजाकू उसके सामने अपीयर होता है। केंजाकू उसे बताता है कि वो एक सॉर्सरर है और उसने इस कॉलोनी में एक बैरियर लगा दिया है जिसके अंदर अब कलिंग गेम स्टार्ट होने वाला है। थोड़ी दूर एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है जो इस बैरियर का सेंटर पॉइंट है। ये बैरियर 5 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। केंजाकू बोलता है उसने बहुत मेहनत करी है ये बैरियर बनाने में, लेकिन वो किसी को यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जो भी आम लोग पहले से यहाँ रह रहे थे उन्हें एक मौका दिया गया है, वो इस बैरियर को छोड़कर जा सकता है। केंजाकू खुद उन्हें बैरियर के बाहर छोड़कर आएगा और जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि वो एक सपना देख रहे थे। सासाकी पूछती है तो ये सपना आखिरकार है क्या? केंजाकू कहते हैं ये सपना और हकीकत के बीच की दुनिया है, एक कर्स की तरह। सासाकी यहाँ से निकलने का फैसला करती है। केंजाकू उसे बाहर ले जाने लगता है। रास्ते में वो सासाकी को कहता है मेरे बेटे को दोस्त बनाने के लिए शुक्रिया। सासाकी को ये बात समझ नहीं आती, तभी उसकी नींद खुलती है और वो बैरियर के बाहर होती है। उसे अपना दोस्त इजूची भी मिलता है जो भी इस ऑकल्ट क्लब का मेंबर भी था। यहाँ पर बहुत सारे आम लोग हैं। केंजाकू ने सबको बैरियर से बाहर निकाल दिया है। इनके सामने एक बड़ा सा काला बैरियर खड़ा है। सबके सामने केंजाकू आता है, लेकिन मेरे बेटे वाली बात उसने सिर्फ सासाकी को बोली थी और तभी सासाकी को यूजी की याद आती है। दोस्तों टेक्निकली यूजी केंजाकू का बेटा है क्योंकि उसकी माँ के बॉडी में केंजाकू ही था, तो इसलिए वो ये सब कह रहा है। दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी हकारी को सब कुछ बता रहे हैं। उन्हें बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। ये सुन के हकारी शॉक हो जाता है। पांडा ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन यूजी और मेगुमी भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें भी ये बात नहीं पता थी, सिर्फ पांडा को ही पता थी। पांडा बताता है कि शिबुया इंसिडेंट के बाद हायर अप्स यागा के पीछे पड़ गए थे। ये सुन के यूजी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यागा पांडा के फादर फिगर जैसे थे। को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि जो भी लोग उसकी फिक्र कर रहे थे वो सब अब इस दुनिया में रहे नहीं। इतना दुखी वो तब भी नहीं हुआ था जब उसे याकुजो वाले बैक में एरो लगा था। लेकिन हकारी कलिंग गेम में एंटर करने के लिए मान जाता है, पर वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, उसे कुछ चाहिए इसके बदले में। पांडा चाहता है कि हकारी जुजुत्सु के कानून में बदलाव चाहता है। हकारी को अपना फाइट क्लब ओपनली चलाना है और आम लोगों को भी अब जुजुत्सु के बारे में पता चल ही रहा है, तो कानून में तो बदलाव होंगे ही। मेगुमी बोलता है जो भी चाहिए मैं करवा दूंगा, मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। ये सुन हकारी और ज्यादा शॉक हो जाता है। ये खबर तो उसे गोजो और यागा से भी बड़ी लगती है। वो मन में सोचता है जेनिन फैमिली के हाथ रहेगा तो मैं कुछ भी कानून बना सकता हूँ। और वो मेगुमी से बोलता है पगले हम तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, और वो दोस्ती करने के लिए पागल हो जाता है उससे। बेचारा हकारी को नहीं पता था कि माकी ने पूरा जेनिन प्लान ही खत्म कर दिया, तो अब कोई बचा ही नहीं उसकी सिफारिश करने के लिए। अभी लोग सोच रहे हैं कि कौन सी कॉलोनी में कौन जाएगा। तभी इनके पास एक शिकिगामी आता है, नाम है कोगाने। कोगाने इन्हें बताता है कि इन काशिमो नाम का एक प्लेयर है जिसने 100 पॉइंट देकर एक नया रूल ऐड किया है। अब कोई भी किसी भी प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, नाम, पॉइंट्स, कौन सी कॉलोनी में एटसेट्रा। कोगाने ये भी बताता है कि वो यूजी का इन्फॉर्मेंट है जो उसे इस गेम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ये सुन मेगुमी चौंक जाता है। यूजी तो अभी गेम में एंटर किया ही नहीं है, फिर कोगाने उसके पास कैसे आ गया? मतलब यूजी ऑलरेडी गेम का प्लेयर है। ये लोग समझ जाते हैं सुकुना का हाथ है इसमें। उसने 1000 साल पहले केंजाकू से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी पुराने सॉर्सरर ने किया था। अगर तू हमें वापस जिंदा करेगा तो हम कलिंग गेम में हिस्सा लेंगे। मेगुमी को ये बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि सुकुना की फिंगर खाना तो यूजी का अपना खुद का फैसला था, ये भी केंजाकू का मास्टर प्लान का हिस्सा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी लोग बाकी प्लेयर की लिस्ट देखते हैं। काशिमो ने ऑलरेडी 200 पॉइंट्स कमा लिए, मतलब कम से कम 40 लोग को एलिमिनेट कर चुका है। मेगुमी सोचता है कि अगर ये काशिमो को एक और नया रूल ऐड करवाने के लिए मना ले तो इन्हें किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। तो कोगाने से पूछता है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जिनके 100 पॉइंट्स हो गए। काशिमो के अलावा सिर्फ एक और है, ऐसा हगामे बताता है। मेगुमी का प्लान ये है कि इन दोनों में से सिर्फ एक से एक ऐसा रूल ऐड करवा दे जिससे सुमीकी जैसे मासूम लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ सके। पहले इन्हें रूल नंबर 8 को न्यूट्रलाइज करना होगा जो कहता है कि अगर 19 दिन तक पॉइंट्स नहीं बढ़ते हैं तो प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो नया रूल कुछ ऐसा होना चाहिए था कि प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे किसी को मारना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल ये था कि प्लेयर पॉइंट्स यूज करके गेम छोड़ सके। हकारी बोलता है कि इतना बड़ा रूल तो गेम ही एंड कर दे और गेम मास्टर मानेगा ही नहीं। मेगुमी बोलता है कि हम कंडीशन भी रख देंगे, प्लेयर गेम से बाहर निकलेगा तो अपनी जगह किसी और प्लेयर को अंदर भेज देगा। इनका प्लान सेट हो चुका था। अब इन्हें एंजल ढूंढनी है जो गोजो को प्रिजन फिल्म से आज़ाद करवा सकती है, और काशिमो और हिगुरुमो दोनों को ढूंढना है ताकि वो नए रूल्स ऐड करवा सके। लिस्ट में एंजल का नाम मिल ही नहीं रहा था। पांडा बोलता है शायद उसका रियल नेम कुछ और है क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जिनका नाम एंजल हो सकता है। टेंजिन ने बताया था कि एंजल टोक्यो नंबर 2 की कॉलोनी में। हकारी पूछता है कि वो दिखने में कैसी है। मेगुमी कहता है कि जब देखोगे तो खुद ही खुद पहचान जाओगे। इनका प्लान फाइनल हो चुका था। हकारी और पांडा टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में जाएंगे। यूजी और मेगुमी टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में। कियारा बैरियर के बाहर रहेगी। बाहर की खबर रखने के लिए किरारा का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। काशिमो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो हकारी को उससे डील करना। पांडा को अपने सूंघने की शक्ति से एंजल को ढूंढना होगा।
किरारा पूछते कि मैं साथ क्यों नहीं चल सकती। हकारी बोलता है यूता जब से बैरियर में गया है कॉल नहीं किया, मतलब बैरियर के अंदर कनेक्शन कट हो जाएगा, बाहर की खबर के लिए किसी को तो रुकना ही होगा। यूजी नहीं चाहता था कि वो और मेगुमी सेम कॉलोनी में जाए, उसे डर था कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर ना दे, पर मेगुमी उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली सुबह 12 नवंबर को सब लोग बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। वो गाने एक्सप्लेन करता है कि इस बैरियर के अंदर कलिंग गेम्स चल रहा है, अगर तुम लोग एंटर करते हो तो तुम भी प्लेयर्स बन जाओगे। यूजी, मेगुमी, हकारी, पांडा हाँ कर देते हैं। कॉलोनी नंबर 1 के अंदर हमें हान्यू नाम की कोई औरत दिखाती है। वो वॉकी टॉकी से रिन से बात कर रही है और कितना टाइम लगेगा ऐसा कुछ करके। रिन आसमान की तरफ देख रहा है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। हान्यू अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करती है, उसके बाल जेट इंजन में बदल जाते हैं और वो प्लेन की तरह उड़ने लगती है। कॉलोनी के बाहर यूजी और मेगुमी बात कर रहे हैं। मेगुमी कहता है पुराने सॉर्सरर से बच के रहना, उनके लिए इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। हज़ारों साल पहले लोगों को लड़ने में मज़ा आता था, शायद इसलिए उन्हें केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। काशिमा और हिगुरुमो दोनों पुराने लोग लग रहे हैं तो वो आसानी से नहीं मानेंगे। यूजी वो बोलता है कि कर्स स्पिरिट से भी बचाना होगा, खासकर रात में। मेगुमी बोलता है कि नए ज़माने के सॉर्सरर जो सुमिकी की तरह मजबूरी में फंसे हैं वो ज़रूर मान जाएंगे। सबसे पहला काम ये था कि इनको हिगुरुमो को ढूंढना है। ये लोग एक साथ बैरियर में एंटर करते हैं और ऐसा करते ही ये अलग अलग होकर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। गेम का एक रूल था, जब भी कोई नया प्लेयर एंटर करता है वो आसमान से गिरता है। 9 फिक्स लोकेशन से और प्लेयर इनमें से कहीं भी गिर सकता है। ये रूल बुक में नहीं लिखा था। इन 9 लोकेशंस पे कुछ प्लेयर्स पहले से ही कैंप कर रहे थे ताकि नए आने वालों को तुरंत खत्म कर सके। आसमान से यूजी को गिरते हुए देखता है, सिग्नल दे देता है। तभी हान्यू उड़ती हुई आती है और यूजी को टक्कर मार देती है। दोनों एक बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। हान्यू के इस अटैक से आसपास के लोग की चटनी बन जाती है, पर वो हैरान है, यूजी को कुछ नहीं हुआ। वो समझ जाती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने पार्टनर को बुलाती है, लेकिन तभी यूजी पत्थर फेंकता है और हान्यू कटी पतंग की तरह नीचे गिर जाती है। तभी हान्यू का पार्टनर हाबा आता है, उसके पास हेलीकॉप्टर वाली टेक्निक है। उसके बाल हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की तरह हो जाते हैं। हाबा यूजी पर बहुत गुस्सा है, उसने हान्यू को गिरा दिया। यूजी सोच रहा है इनसे हिगुरुमो के बारे में पूछ लेता हूँ। रिन दूर से सब देख रहा है और पहचान जाता है कि वो यूजी है। इधर मेगुमी ने एक लड़की को हरा दिया है जिसने पहले अटैक किया था। मेगुमी को चिंता हो रही है कि यूजी कहाँ है। ये कॉलोनी शिबुया वाले बैरियर से भी बड़ी है, हो सकता है उन दोनों के बीच 2 किलोमीटर की दूरी हो, पर टारगेट एक ही है, हिगुरुमो। यूजी और हाबा की लड़ाई जारी है। यूजी हाबा की टांग पकड़ के नीचे पटक देता है। हाबा समझ जाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाबा सिर्फ अपने फैन से अटैक कर रहा है। यूजी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हाबा बिल्डिंग को काटता हुआ अंदर आ रहा है। तब यूजी उसके पास ज़ोरदार मुक्का आकर मार देता है। हाबा को चक्कर आने लगते हैं मुक्का खाने के बाद। वो अब भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसकी टांगों के बीच में लात मार देता है और अब हाबा बेहोश हो जाता है। यूजी सोचता है कि अब इसे हिगुरुमो के बारे में कैसे पूछूंगा। तब रिन पीछे से आता है और बोलता है मुझे पता है हिगुरुमो कहाँ है और मैं तुझे जानता हूँ। यूजी को हाई स्कूल में टाइगर कहते थे। ये सुन यूजी समझ जाता है कि रिन उसके होम टाउन सेंडाई से ही है। रिन यूजी को कहीं ले जाने लगता है। यूजी पूछता है कि वो दोनों तेरे दोस्त थे। रिन बोलता है मजबूरी में उनके साथ काम कर रहा था, वरना मुझे कोई एलिमिनेट कर देता। कहती है कि हिगुरुमो इकेबुकुरो एरिया में है। दूसरी तरफ रेमी नाम की लड़की मेगुमी से कहती है कि मुझे पता है हिगुरुमा कहाँ है, लेकिन मैं लोकेशन तभी बताऊंगी अगर तू मेरा नाइट बन के मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मेगुमी बोलता है कि अगर झूठ बोला ना तो सज़ा मिलेगी। मैं यूजी की तरह नहीं हूँ, पॉइंट्स कमाने के लिए किसी को मारना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। उससे पता चलता है रेमी कोई पुरानी सॉर्सरर्स नहीं है, वो नई सॉर्सरर है। रेमी बताती है आम लोगों को बैरियर से बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन हम सॉर्सरर जो पहले से यहाँ रह रहे थे हमें मौका ही नहीं मिला। हमारे लिए ये गेम 12 दिन पहले ही शुरू हो गया था। अगर लड़े नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग यहाँ बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी समझ जाता है कि नए सॉर्सरर्स भी खतरनाक हो सकते हैं और यूजी को ये बात नहीं पता। रेमी बोलती है कि हिगुरुमो शिनजुकू एरिया में है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है मार्च 2016। एक आदमी ने एक माँ और बेटी का मर्डर कर दिया था और पुलिस ने क्राइम सीन से मिलते मिलते एक लड़की को अरेस्ट कर दिया। उसका नाम था कीता। वो उसी एरिया में रहता था, पर कीता बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ आते हुए हिगुरुमो, वो एक डिफेंस लॉयर है, वो कीता से मिलता है। जब पुलिस ने कीता से इंटरोगेशन करना चाहा तब वो वहाँ से भाग गया। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया था और उसके रूम में एक खून सा सना हुआ चाकू मिला था और वो खून उसी माँ बेटी का था। मतलब कीता एकदम रेड हैंडेड पकड़ा गया है। लेकिन कीता की स्टोरी कुछ और थी। वो बोलता है मैं पुलिस से इसलिए भागा क्योंकि मेरे पास मेरी कैट थी और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कैट रखना अलाउड नहीं है, तो मैं अपनी कैट को बचाने के लिए भागा था। और चाकू की बात करूँ तो वो तो मुझे सड़क पर मिला हुआ था, पड़ा हुआ। हिगुरुमो अपने ऑफिस वापस आता है। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि कीता की स्टोरी झूठ लगती है। रोड पर पड़ा हुआ चाकू कौन ही उठाएगा और पुलिस से डर के कौन ही भागेगा। हिगुरुमो बोलता है कीता को पुलिस ने पहले भी हरास कर रखा है। वो चाकू पुलिस स्टेशन में जमा ही करने वाला था, पर उसके एरिया में पुलिस को बुलाना अलाउड ही नहीं है क्योंकि अमीर लोगों को आसपास जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। कीता एक NPO शेल्टर में काम करता है, वहाँ पे बूढ़े लोगों की देखभाल करता है। उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, बस पॉकेट मनी और एक टाइम का खाना मिलता है और फिर भी महीने का 500 येन रेंट के नाम पर जमा होता है। हिगुरुमो को
यकीन है कि कीता इनोसेंट है। वो उन सब लोग की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है जिनके पहले क्राइम रिकॉर्ड है, क्योंकि कीता के मोहल्ले में ऐसे कई लोग रहते हैं। उसकी असिस्टेंट कहती है कि हम गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, बहुत कम है और बहुत कम पैसे मिलते हैं। सबको पता है कि इस केस में कीता को सज़ा मिलेगी, तो फिर आप ये केस क्यों लड़ रहे हो। किगुरुमो कहता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। उसकी असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहती है कि कभी कभी नहीं, आप हमेशा ऐसे ही केस उठाते हो। अब शिमिज़ू अपनी पुरानी कलीग तकागी से मिलने जाती है। तकागी पहले हिगुरुमो के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमो शुरू से ही ऐसा है, पैसे की बिल्कुल लालची नहीं है। पास एक ड्रंक ड्राइविंग केस आया था। एक 19 साल का लड़का, उसके दोस्तों ने उसे दारू पिला दी थी। हिगुरुमो वो केस हार गया था और उसके बाद वो लड़का हिगुरुमो पर चिल्लाया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तकागी ने उस वक्त भी हिगुरुमो को मना किया था कि ऐसे केसेस मत लिया करो जहाँ जीतना नामुमकिन है। कमज़ोर की रक्षा करना सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत कर लो। हिगुरुमो दिन रात मेहनत करता है और कीता को इनोसेंट साबित कर देता है। क्राइम वाले दिन से कीता का मोहल्ले में एक और लड़का गायब है। हो सकता है कि वो रियल क्रिमिनल हो। क्राइम के वक्त कीता सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था और कीता के घर से कोई भी स्टोलन आइटम नहीं मिला था। कीता हिगुरुमो को शुक्रिया कहता है कि मुझे यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन हिगुरुमो जानता है कि ऑपोजिट पार्टी वापस अपील करेगी। वापस ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा होती है। हिगुरुमो जैसे छोटे लॉयर्स के पास इतनी फंडिंग नहीं और ना इतना स्टाफ है कि वो कोई नया सबूत यहाँ पे लाकर पेश करे। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वो इतने छोटे केसेस सुनते ही नहीं है और सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमो की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। हिगुरुमो चौंक जाता है कि ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। ताकागी ने एक बार हिगुरुमो से पूछा था कि आपके दिल में क्या है। हिगुरुमो ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। जज कहता है कि किसी को इस फैसले से एतराज़ है तो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हिगुरुमो खड़ा होता है और हैमर लेकर टेबल पर मारता है, ठक ठक ठक। सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि हिगुरुमो के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ चुका है। हिगुरुमी कहता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल अब फिर से शुरू होगा। इसी मोमेंट पर हिगुरुमो की पावर्स अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमो भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। कहानी अब आती है प्रेजेंट में। रिन और रेमी दोनों कहती हैं कि वो हिगुरुमो की लोकेशन जानती है, लेकिन उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। हम एक आदमी रेजी को देखते हैं, उसके पास घिरे सारी पर्चियाँ हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगले शिकार का। थोड़ी पहले की बात है, जब रिन स्कूल में था, कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देख रहा था और मन में सोच रहा था कि इस लड़की को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे साल इसको ऐसे ही बुली करते लेंगे। लेकिन रिन खुद के कुछ नहीं करता, तमाशा देख रहा था। तभी एक और स्टूडेंट आता है। रिन सोचते कि एक और गधा आ गया इनसे पिटने, पर वो स्टूडेंट और कोई नहीं था, वो था यूजी। यूजी उन सब बुलीज की धुलाई करता है और रिन शॉक हो जाता है कि इसने ये सब कैसे कर दिया। प्रेजेंट में रिन यूजी को एक थिएटर के पास ले जाता है और रिन कहता है कि हिगुरुमो यहाँ रहता है। यूजी थैंक्स बोल के अंदर जाने लगता है। रिन कहता है कि मैं खुद कभी हिगुरुमो से नहीं मिला, पर मैंने देखा है उसने हाबा को बुरी तरीके से पीटा था। यूजी कहता है कि मैं संभाल करूंगा, जो करूंगा तुम चिंता मत करो। रिन कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, अभी क्या था वो तो पता नहीं। दूसरी तरफ रेमी मेगुमी को ले जाती है, लेकिन रेमी ने झूठ बोला था, वो उसे रेजी के पास ले गई थी। मेगुमी को पता चल जाता है और वो तुरंत अपने डिवाइन डॉग समन कर लेते हैं और कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। थिएटर के अंदर यूजी को हिगुरुमो मिल जाता है। वो एक बाथटब के अंदर लेटा हुआ है और पूरे कपड़े सूट वूट पहन के। हिगुरुमो कहता है कि ऐसे करने से मुझे सुकून मिलता है। यूजी सीधा बात करने लगता है, पर हिगुरुमी कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने की फ़ीस 5000 येन है। यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमो मजाक कर रहा था, उसे बस देखना था कि लालची लॉयर बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमो कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, एक आम इंसान है जिसके पास जुजुत्सु की पावर है, तो हो सकता है कि वो बातों से मान जाए। रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उससे अपनी टीम में ज्वाइन करने को बोलता है। रेजी पूछता है कलिंग गेम के बारे में तुम्हें कितना पता है। मेगुमी कहता है कि ये एक रिचुअल है और इसके पूरा होते ही जापान के सारे लोग बदल जाएंगे। रेजी हंसने लगता है और कहता है तो तू केंजाकू को जानता है। मेगुमी को ये तो पहले से ही पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू की आइडेंटिटी पहचानने वाले कई सॉर्सरर होंगे। रेजी का मानना है केंजाकू का असली प्लान कुछ और है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि 1000 सॉर्सरर्स गेम का हिस्सा है, हर कॉलोनी में करीब 100, लेकिन काशिमा और हिगुरुमो जैसे महाशक्तिशाली लोग हैं जो सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर करीब 60 प्लेयर एलिमिनेट कर दिए और मेगुमी ने भी ये नोटिस करा था कि कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही लोग आज शांत है और कोई दिख भी नहीं रहा है। रेजी कहता है अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो ऐसा एंट्री सिस्टम क्यों रखता। वो चाहता है सॉर्सरर आपस में लड़ते रहे। रेजी की थ्योरी ये थी कि जब एंड में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बच जाएंगे तो केंजाकू
केंजाकू उन पर बम फोड़कर खुद गेम खत्म कर देगा। वक्त हम केंजाकू को देखते हैं जो कि गेटो की बॉडी में वो चाइना के गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा है और गेम आगे बढ़ रहा है। यूजी हिगुरुमो से कहता है कि मैं कल इन गेम को बंद करवाना चाहता हूँ, फिलहाल तो एक नया रूल ऐड करवाना है, इसके लिए मुझे आपके 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमो साफ मना कर देता है, असली दुनिया का कानून बहुत खोखला है, मैं देखना चाहता हूँ कि कलिम गेम का कानून कैसे काम करता है, जो लोग रूल्स ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सज़ा मिलती है, क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा, कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा। मैं नहीं चाहता गेम जल्दी एंड हो, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों की टेक्निक कैसे रिमूव होती है। यूजी कहता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है और इसके पूरा होते ही जापान के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में ऐसा ही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बंदा बातों से नहीं मानने वाला है और इसका दिमाग खराब है। वो सीधा धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स यूज करने दे। हिगुरुमो खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में वही चमक थी उकीता वाले दिन की। वो कहता है कि तुमने कभी भी एक ऐसे इंसान को मारने की कोशिश करी है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो, मैं सोचता था कि ये उससे भी अच्छा लगता होगा। यूजी देखता है कि हिगुरुमो के पीछे एक शिकिगामी आ चुका है। हिगुरुमो के पास 100 पॉइंट्स है, मतलब वो ऑलरेडी करीब 20 सॉर्सरर्स को एलिमिनेट कर चुका है और यूजी को इस लड़ाई को बहुत ध्यान से संभालना होगा। हिगुरुमो आगे बढ़ता है, उसकी आवाज़ गहरी हो जाती है और वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग, आखिरी सुनवाई शुरू करो। और इसी के साथ हमने देखा था कि हिगुरुमो ने यूजी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया, डेडली सेंटेंसिंग। यूजी ने सोचा डोमेन ओपन होने से पहले अटैक कर देता हूँ। वो दौड़कर हिगुरुमो के पास गया और पंच मारने की कोशिश करी, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक गया। हिगुरुमो बोला, मेरे डोमेन में मारना किसी को अलाउ नहीं है और ये रूल हम दोनों पर अप्लाई होता है। अगले ही सेकंड दोनों कटघरे में खड़े हो गए। हिगुरुमो एक डोमेन असल में एक कोर्ट रूम होता है। उसकी शिकिगामी जो जज है उसने अनाउंस किया यूजी इतादोरी पर आरोप है कि 18 साल से छोटे होने के बाद भी वो पचिंको पार्लर में गया। एक्सप्लेन करता है कि जजमैन डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और फाइनल डिसीजन हम दोनों की बातें सुनने के बाद ही होगा। तभी हिगुरुमो के हाथ में एक लिफाफा आ गया। ये सबूत है जो जजमैन ने दिया है, पहले यूजी को अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा। अब हिगुरुमो ये सबूत खोलेगा। यूजी को अब समझ आ गया हिगुरुमो सच में एक लॉयर है। टेंजिन ने बताया था पुराने ज़माने के सॉर्सरर्स भी डोमेन यूज़ करते थे, लेकिन उनमें गारंटीड हिट इफेक्ट नहीं होता था। जैसे गोजो के डोमेन में फंसे तो 100% अटैक लगेगा ही। नए डोमेन्स में गारंटीड हिट इफेक्ट होता है, लेकिन हिगुरुमो के डोमेन में कोई हिट इफेक्ट नहीं है। ये डोमेन यूजी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचा सकता और बाइंडिंग बाउ की वजह से हिगुरुमो को यूजी को सारे रूल्स बताने होंगे। हिगुरुमो बोलता है कि सिर्फ एक मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, मैं सबूत दिखाऊंगा, तो अपनी चीज़ें पेश करो जो बातें तुम बोलना चाहते हो और जजमैन फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा। हिगुरुमो नहीं बताना चाहता, वो सिर्फ 3 ऑप्शंस बताता है। पहला साइलेंस, चुप रहना, कुछ मत बोलना। दूसरा है कन्फेशन, अपना गुनाह मान लेना। तीसरा है डिनाइल, कहना ही कि मैंने कुछ करा ही नहीं है, झूठ भी बोल सकते हो। यूजी चौंक जाता है, ट्रायल में झूठ बोल सकते हैं। हिगुरुमो कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यूजी सोचने लगता है वो एक्चुअली उस पार्लर में गया था, गेम्स खेले थे, पैसे भी जीते थे, लेकिन सज़ा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना होगा और उसे नहीं पता था कि सबूत में असल में है क्या। अगर सबूत में नहीं लिखा कि वो पार्लर में गया तो डिनाइल सेफ है। अगर सबूत में लिखा है कि वो गया तो एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, मैं सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने गया था, पर इससे वो मान लेगा कि वो अंदर गया। कन्फेशन करे तो शायद सज़ा कम हो, लेकिन पता नहीं सज़ा आखिरकार है क्या। यूजी बोलता है कि मैं पार्लर में गया था लेकिन सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने। हिगुरुमो सबूत खोलता है, अंदर से एक फ़ोटो निकलता है जिसमें यूजी एक एटीएम के पास खड़ा है। सबूत का पार्लर से कोई लेना देना नहीं है, पर यूजी पहले ही बोल चुका है कि वो पार्लर में गया था। फ़ोटो से पता चलता है उसने एटीएम से पैसे भी निकाले, तो वो सिर्फ टॉयलेट नहीं या गेम्स भी खेले होंगे। उसकी उम्र 18 से कम है तो उसने लॉ तोड़ा है। यूजी को पछतावा हो रहा है, ऑप्शन 3 सही था, सीधा डिनाई कर देता, फ़ोटो से कुछ प्रूव ही नहीं हो रहा था। हिगुरुमो भी मानता है एटीएम से पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं होती, तुम्हें बस कहना था कि इल्ज़ाम गलत है। जजमैन फैसला सुनाता है, इतादोरी यूजी दोषी, सज़ा कॉन्फिस्केशन। और डोमेन दोनों गायब हो जाते हैं। अब दोनों असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। हिगुरुमो तुरंत अपना हैमर यूजी पर फेंकता है। यूजी के हाथ पर वो हैमर लगता है और थोड़ी चोट आती है। हिगुरुमो उसके पास आता है और हैमर गायब होकर वापस उसके हाथ में आ गया। वो हैमर को बड़ा कर लेता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है हिगुरुमो अपना हैमर कहीं से भी बुला सकता है, उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकता है। हिगुरुमो कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। यूजी कहता है ये बात मैंने 50 बार सुन चुकी है, पर मैं अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब हमें हिगुरुमो के बारे में पता चलता है। उम्र 36 साल, लॉ यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स पहले अटेम्प्ट में निकाले थे। उसके लिए ये सब बहुत आसान था, लोग उसे जीनियस मानते थे, लेकिन लॉयर से भी ज़्यादा वो एक टैलेंटेड सॉर्सरर है। पावर मिलते ही उसने डोमेन एक्सपेंशन कर लिया, फिर अपनी टेक्निक एनालाइज करते हुए उसने बाकी बैरियर टेक्निक्स भी सीख ली। कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सीखा। पावर मिलने के सिर्फ 12 दिन हुए थे और वो ग्रेड 1 सॉर्सरर जितना पावरफुल हो चुका था। कलिंग गेम्स में एंटर करने से पहले उसने कितने ही कर्स पीरियड्स खत्म कर दिए। अब तक वो 20 प्लेयर्स को हरा चुका है। हिगुरुमो अपने हैमर को बहुत लंबा करके यूजी पर अटैक करता है, फिर हैमर
हैमर को बार बार मिसाइल की तरफ फेंकता है। यूजी समहाउ सब अटैक से बच सकता है। हिगुरुमो पूछता है तुम अपनी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे? यूजी कहता है नहीं, इसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। हिगुरुमो बताता है कॉन्फिस्केशन की सजा मिलने पर कुछ टाइम के लिए कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसलिए जज ने तुम्हारी कर्स एनर्जी कॉन्फिस्केट कर दी। दोस्तों, हर सॉर्सरर की एक स्पेशल पावर होती है, जैसे मेगुमी शिकिगामी समन करता है, लेकिन यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है। वो बस लात घूसे मारता रहता है और सॉर्सरर को हराता रहता है। हिगुरुमो मान लेता है बिना कर्स एनर्जी के भी ये मेरे सामने टिका कैसे, मतलब इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर किसी आम आदमी की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकती है, तो ये इतना पावरफुल है कैसे। जब कर्स टेक्निक चली जाती है तब ज़्यादातर सॉर्सरर्स कमज़ोर हो जाते हैं। यूजी की कर्स एनर्जी भी डिसेबल्ड है, फिर भी वो इतने अच्छे से लड़ रहा है। ज़्यादातर लोग तो हिगुरुमो के एक हैमर में ही फिनिश हो जाते हैं। अब हिगुरुमो को भी संभाल कर लड़ना होगा, वरना वो भी हार सकता है। हिगुरुमो फिर से अटैक करता है। यूजी नीचे स्टेज से गिर जाता है। वो हिगुरुमो को बार टप फेंक के मारता है, लेकिन हिगुरुमो पानी से निकलता है और अपना बड़ा हैमर यूजी पर मार देता है। यूजी उसके नीचे दबने लगता है। हिगुरुमो को लग रहा था जैसे वो कभी ना टूटने वाला कोई खिलौना है और वो उसके साथ खेल रहा है। यूजी की हालत खराब हो रही है। वो सोचता है हिगुरुमो की कोई तो कमजोरी जरूर होगी। तभी उसके दिमाग में बत्ती जलती है। यूजी बोलता है मुझे रीट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से की जाए। उसकी बात सुनते ही दोनों वापस हिगुरुमो के डोमेन में आ जाते हैं। जजमैन बताता है जिसे भी सज़ा सुनाई जाती है उन्हें रीट्रायल डिमांड करने का पूरा हक है, जब तक वो खुद अपना गुनाह कबूल न करे। जजमैन अनाउंस करता है इतादोरी यूजी पर इल्ज़ाम है कि उसने शिबुया में ढेर सारे लोगों को मारा। यूजी तुरंत बिना सोचे समझे बोलता है कि हाँ ये सच है, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। जजमैन गुस्सा हो जाता है, उसकी आवाज़ बहुत गहरी हो जाती है। वो कहता है तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं। अब हिगुरुमो के हाथ में हैमर की जगह एक नई तलवार है, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। जो सज़ा जजमैन दे सकता है वो मौत की सज़ा है। ऐसे में हिगुरुमो के हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है और अगर वो इस स्वॉर्ड से किसी भी चीज़ को छू ले तो उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये स्वॉर्ड किसी भी सॉर्सरर को ख़त्म कर सकती है, गोजो हो या सुकुना हो, सिर्फ एक टच में। हिगुरुमो मानता है किसी इंसान को समझाने का मतलब है उसकी सारी कमज़ोरियाँ देखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मैं लोगों की कमज़ोरियाँ देख लेता हूँ तो इंसानियत सुंदर नहीं बदसूरत लगने लगती है। क्रिमिनल्स को देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसके लिए हर इंसान कमज़ोर है, चाहे वो क्रिमिनल हो या यूजी जैसे इंसान हो जो सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो। एक बार किसी सीनियर ने उससे पूछा था कि तुम लॉयर की जगह जज क्यों नहीं बन जाते। तब हिगुरुमो ने मना कर दिया था। उसको लगता है इंसान कमज़ोर होते हैं, पर उस वक्त उसका मानना था कि ये कमियां इंसानों को स्पेशल बनाती है। और ये बात उसे अब इसलिए याद आई क्योंकि यूजी ने ऐसा गुनाह कबूल कर लिया था जो उसने कभी किया ही नहीं। हिगुरुमो को सबूत वाले एनवेलप में पहले से पता होता है कि क्या है, उसमें क्या लिखा था। शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, यूजी ने नहीं। यूजी अब तक हिगुरुमो की स्वॉर्ड से बचता जा रहा था। हिगुरुमो अपनी स्वॉर्ड गायब कर देता है। यूजी उसे एक पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। यूजी भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो गया। हिगुरुमो कहता है उस वक्त सुकुना ने तुम्हारी बॉडी कंट्रोल की हुई थी, तुमने कोई क्राइम नहीं किया। यूजी कहता है फिर भी गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमज़ोर था, लेकिन तुमने अपनी स्वॉर्ड क्यों गायब कर दी। हिगुरुमो कहता है मुझे याद आ गया मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था, शायद तुम जैसे और भी अच्छे लोग होंगे जिन्हें मेरी ज़रूरत होगी। हिगुरुमो यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए मान जाता है। दोनों कुर्सियों पर बैठ जाता है। हिगुरुमो पूछता है तुमने कभी किसी को जानबूझकर मारा है? यूजी कहता है हाँ। हिगुरुमो कहता है काफ़ी बुरा लगा होगा ना। यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमो अपने 100 पॉइंट्स यूज़ कर देता है। एक नया रूल ऐड होता है, प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोगाने तुरंत रूल ऐड कर देता है। फिर हिगुरुमो अपना 1 पॉइंट यूजी को ट्रांसफ़र कर देता है। अब अगले 19 दिन तक तो यूजी कम से कम सेफ है। हिगुरुमो जाने लगता है और यूजी पूछता है क्या हमारी मदद कर सकते हो तुम, या हमारे साथ जुड़ सकते हो। हिगुरुमो बताता है जब मैं पहली बार कोर्ट में अपना डोमेन खोला था तब मैंने वहाँ के जज और ऑपोजिट लॉयर को मार दिया था जिन्होंने कीता को गलत सज़ा दिलाई थी। उनसे मुझे 2 पॉइंट्स मिले, बाकी 100 पॉइंट्स मैंने कॉलोनी में आने के बाद हासिल किए थे। कलिंग गेम्स ख़त्म होते ही मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे खुद से और भी ज़्यादा नफरत होती रहेगी। इतना कहकर हिगुरुमो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, यूजी ने पहला रूल ऐड करवा लिया और अब मेगुमी के साथ क्या होगा हम वो इस एपिसोड में देखेंगे। मेगुमी रेजी से मिलने गया था क्योंकि उसको उस लड़की ने पागल बना दिया था। अब रेजी उसे कहता है जब हर कॉलोनी में सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बच जाएगा तब केंजाकू वहाँ बॉम्ब गिरा देगा और कलिंग गेम का मकसद पूरा हो जाएगा। ये बॉम्ब क्या है अभी तक नहीं पता, लेकिन उसका धमाका अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए रेजी स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती कर रहा है ताकि वो पॉइंट्स जमा करे और आने वाली मुसीबत से लड़ सके। मेगुमी पूछता है पर ये लड़की रेमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। रेजी कहते हैं वो लोगों को बहला फुसलाकर मेरे पास लाती है और लड़की पर कोई ज़्यादा शक नहीं करता। मेगुमी बोलता है मतलब जब इसका काम खत्म हो जाएगा तुम इसे मारकर इसके पॉइंट्स भी ले लोगे। रेजी कहता है ऐसा नहीं है। रेमी भी कहती है रेजी मेरा ट्रू नाइट है, वो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। मेगुमी कहता है कि तुम भ्रम में हो, तुम्हारे और रेजी को मिलाकर 100 पॉइंट्स होते हैं ना। ये बोलता है कि अपने पॉइंट्स मुझे दे दो, मैं एक नया रूल ऐड करवाने वाला हूँ, प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
रेजी बोलता है मतलब तुम बातों से नहीं मानोगे। तभी एक प्लेयर हारी अचानक पीछे से मेगुमी पर अटैक करता है, लेकिन मेगुमी उसकी ही शैडो में छुपकर गायब हो जाता है, फिर उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। मेगुमी डिवाइन डॉग को रेजी पर अटैक करने को कहता है। रेमी को सिर्फ धमकी देकर छोड़ देता है कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रेजी डिवाइन डॉग को घायल कर देता है और कहता है कि तुम तो बड़े नाजुक निकले, रेमी को ऐसे ही जाने दे रहे हो, हमें पॉइंट्स चाहिए तो हमें मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें, वरना बाद में तुम ही पछताओगे। तभी मेवी के बगल में किसी की आंख आगे गिरती है और धमाका होता है। ये एक्सप्लोजन रेजी कहीं किसी पार्टनर का होता है। रेजी चिल्लाता है कि हम भी यहीं खड़े हैं, धमाके से हमें मत उड़ा देना। उसका पार्टनर उसका दोस्त निकलता है और बोलता है कि मेगुमी मरा कि नहीं। रेमी भी अपने बालों से अटैक करती है। मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर गिरा देता है और वो कहता है कि मैंने कहा ना यहाँ से भाग जाओ। रेजी 2 पेट्रोल रिसिप्ट मेगुमी की तरफ फेंकता है, वो पेट्रोल में बदल जाती है। मेगुमी बचता है और उसका दोस्त अपने दांत फेंकता है और एक और एक्सप्लोजन होता है। मेगुमी फिर बच जाता है। रेमी कहते हैं कि लौंडे में दम है, लेकिन अब वो थक गया होगा तो उसको हराना आसान है। मेगुमी ने रेमी को भी बचा लिया था। वो उसे समझा रहा है कि इन लोगों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। तभी रेमी ने मेगुमी के पीछे से आके स्टैप कर दिया। मेगुमी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। रेमी कहता है कि तो कहो ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मुझे पसंद करते हो। रेजी ने भी यही कहा था। मेगुमी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है, शब्दों ही सच मान लेती है। तभी हारी वापस आ जाते हैं और तभी कोगाने सबके सामने आ जाता है। कोगाने अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड किया गया, प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने ये रूल ऐड करवा दिया। मेगुमी और हारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगुमी अपने फ्रॉग्स बुलाकर हारी को चोक होल्ड लगा देता है, फिर एलिफेंट से उसे टक्कर मार देता है। हारी नीचे गिरने लगता है और मेगुमी उसके साथ नीचे आता है और अपनी तलवार से हारी को खत्म कर देता है। मेगुमी सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को मारकर उनके पॉइंट्स देना सही भी है, पर यूजी के रूल की वजह से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। मेगुमी को बस अपने दोस्तों पे भरोसा रखना है और ठंडे दिमाग से काम लेना है। कोगाने बताता है कि हारी को मारने के लिए उसे 5 पॉइंट्स मिले हैं। रेजी और हाजिनोकी नीचे आ जाते हैं। हारी की बॉडी देखकर बोलते हैं कितनी शर्म की बात है, अपनी कर्स टेक्निक भी नहीं दिखा पाया। मेगुमी सोचता है रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया, अब उसे अकेले इन दोनों से लड़ना है। पहले एक्सप्लोजन से उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता, उसका डोमेन कंप्लीट नहीं है। वो डोमेन एक्सपेंशन कर तो सकता है लेकिन उसे सील नहीं कर सकता, मतलब ये लोग आराम से उसका डोमेन से बाहर जा सकते हैं। हाजिनोकी अपना एक और दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है, ये भी मेगुमी पर फटने ही वाला था, पर अचानक कोई बीच में आ जाता है। दांत उसके मुंह पर फटता है और वो कोई और नहीं, कॉमेडियन ताकेबा है। ताकेबा कहता है कि एक के खिलाफ दो, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है रे बाबा। तुम जैसे लोगों को पता है क्या बोला जाता है, कायर और कायरों को अटैक मुझ पर कभी असर नहीं करता। ज़रा देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। सबको साफ दिख रहा था कि उससे से खून निकल रहा है, फव्वारे बह रहे हैं खून के, और मेगुमी भी बहुत कंफ्यूज्ड है। ताकेबा मेगुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं 35 साल का हूँ और शक्ल देख कर ही बता सकता हूँ कौन क्या अच्छा और कौन बुरा है। वो मुड़कर मेगुमी को देखता है, यार तुम्हारी शक्ल पे तो 12 बजे हैं, खैर मैं तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है इसने मुझे बचाया, अभी के लिए भरोसा कर सकता हूँ इस पर। तो रेजी और हाजिनोकी पूछते हैं कि तुम किस साइड और कौन से ज़माने के हो। ताकेबा समझता है कि वो पूछ रहे हैं कि ये फ़नी है कि नहीं है, तो वो बताता है कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो एक सुपर हीरो पर बेस्ड है जो उसे बहुत हंसाया करता था, इसलिए वो कोई बेकार जोक नहीं सुनाएगा। फिर वो उन्हें जोर का जोक सुनाता है, कहता है मुझसे दूर रहो लड़की, मैं तुम्हें अपना वाईफाई नहीं बना सकता। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है जैसे कोई मर गया हो। ताकेबा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे जोक पर कोई मुस्कुराया तक नहीं, तुम्हें हंसना नहीं आता क्या। मेगुमी को टॉर्ड की याद आ जाती है। ताकेबा भाग कर आगे जाता है और हाजिनोकी के मुंह पर जोरदार लात मार देता है, दीवार फोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। रेजी सोचता है इसकी कर्स एनर्जी एकदम से बढ़ गई है, ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ताकेबा बोलता है बच के रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना मारता भी हूँ। मेगुमी रेजी की शैडो से निकलकर अटैक करता है लेकिन वो फिर से बच जाता है। मेगुमी ताकेबा से कहता है कि हमें अलग अलग होकर इनसे लड़ना चाहिए। हाजिनोकी की टेक्निक ये है कि वो अपने बॉडी पार्ट से धमाका कर सकता है। ये सुनते ही ताकेबा बिल्कुल मेगुमी के पास आ जाता है और मेगुमी उसे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए बोलता है। मेगुमी को गाने से कंफर्म करवा लेता है कि हिगुरो में नई नया रूल ऐड किया, मतलब यूजी अपने मिशन में कामयाब हो गया है। मेगुमी कहते हैं कि हम जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए थे इस कॉलोनी में वो हो गया और अब मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं है। मेगुमी ने हारी को मारकर उसके ग्रुप के सारे पॉइंट्स कम कर दिए। मेगुमी ताकेबा से कहता है उस हाजिनोकी को मार दो, लेकिन पहले उसके सारे पॉइंट्स अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेना। ताकेबा मान जाता है, वो कहता है लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीनूंगा। मेगुमी कहते हैं कि जो करना है करो, बस जीत कर आना। हाजिनोकी एक और बॉम्ब ताकेबा की तरफ फेंकता है। ताकेबा अपने कागज़ के पंख से उसे साइड कर देता है, फिर हाजिनोकी के पीछे जाकर उसके बम में उंगली घुसा देता है और फिर एक ज़ोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। मेगुमी कहता है अच्छा है ताकेबा मेरी साइड है। ये सुन ताकेबा बहुत खुश हो जाता है। ताकेबा मेगुमी से कहता है कि अच्छे से लड़ना बच्चे, और हाजिनोकी को ढूंढने चला जाता है। इसकी तो वाट लगने वाली है, इसने हाजिनोकी का मजाक उड़ा दिया, वो सीरियस हो जाएगा। मेगुमी रेजी से कहता है पहले अपनी चिंता कर ले, इस कॉलोनी में आने का मेरा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। मेगुमी न्यू को अटैक करने बुलाता है। रेजी भागता रहता है, उसकी रिसेप्ट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में बदल सकते हैं। मेगुमी एलिफेंट समन करता है। रेजी चौंक जाता है कि इतना बड़ा शिकिगामी एलिफेंट पानी से
अटैक करता है। रेजी एक रिसेट को सर्फ बोर्ड में बदल कर मज़े से सर्फिंग करने लगता है। वो अलग अलग चीज़ें बनाकर भागता रहता है, एक पियानो भी गिरा देता है। मेगुमी रैबिट्स बुलाकर बच जाता है। रेजी कहता है कि तुम मेरी टेक्निक समझ गए हो ना, मेरी रिसिप्ट्स में जो लिखा होता है वो सच हो जाता है। रेजी एक होटल की रिसिप्ट निकालता है। ये रिसिप्ट एक 5 स्टार होटल की है, 2 दिन 3 रातों की। मतलब इस रिसिप्ट से मुझे 3 रातों जितना आराम मिल गया है। मेगुमी अब भी थका हुआ है, इतने सारे शिकिगामी एक साथ यूज़ कर लिए। प्रॉब्लम सिर्फ एलिफेंट की है, उसे बुलाने में बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी खर्च होती है। रेजी बोलता है तुम अपने शिकिगामी अब इतनी जल्दी नहीं बुला सकते और हम दोनों के पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है जो ये लड़ाई ख़त्म कर सके। मेगुमी कहता है कि तुमने सही कहा, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो न्यू को समन करता है और उसके साथ उड़ जाता है। रेजी उसके पीछे 2 ड्रोन्स लगा देता है, एक स्कूटर समन करता है और पीछा करने लगता है। वो एक मोबाइल फ़ोन भी बना लेता है जिसमें ड्रोन की फुटेज दिख रही है। रेजी एक जिम के सामने आता है, सोचता है कि ये मुझे फंसाने का प्लान तो नहीं बना रहा। जिम के अंदर काफ़ी खाली जगह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेगुमी ने सोचा था। रेजी कहते हैं कि क्या खिचड़ी पका रहा है तू? मेगुमी कहता है खिचड़ी तो तुमने पकाई है लगता है। तभी 2 ट्रक्स दीवार तोड़ते हुए मेगुमी की तरफ आते हैं। मेगुमी बाल बाल बचता है। फिर रेजी के सर पर ढेर सारे गमले गिरने लगते हैं। उसे चोट लगती है। वो मेगुमी पर डंडा मारने आता है, लेकिन मेगुमी अपनी तलवार से रोक लेता है। रेजी पूरे मोहल्ले का सामान मेगुमी पर फेंकने लगता है। मेगुमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। रेजी कहता है कि मेरे बनाए ऑब्जेक्ट्स भी शिकिगामी की तरह होते हैं, मैं इन्हें कमांड दे सकता हूँ, अपने पॉइंट्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। मेगुमी कहता है कि बैरियर टेक्निक मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपना डोमेन सील नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस जिम को ही एक बैरियर की तरह यूज़ करूँगा। डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन। रेजी चौंक जाता है, उसे लगा भी नहीं था कि मेगुमी इतना ज़्यादा ताकतवर है। मेगुमी कोई छोटा मोटा सॉर्सरर होगा, उसे ऐसा लग रहा था। मेगुमी कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा मेरे पास कोई स्पेशल अटैक नहीं है। और तो अब तक हमने देखा था कि मेगुमी ने रेजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था, चिमेरा शैडो गार्डन। रेजी तुरंत हॉलो विकर ब्लास्ट टेक्निक यूज़ करता है। ये सिंपल डोमेन का पुराना वर्जन है जो गारंटीड हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मतलब रेजी पर डोमेन का कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी के फ्रॉक्स ने उसकी टांग पकड़ ली और मेगुमी उसे कुत्ते की तरह पीटे जा रहा है और वो पिटते पिटते भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डोमेन या हॉलो बास्केट डोमेन की टेक्निक को नहीं बल्कि डोमेन के बैरियर को टारगेट करता है। इससे गारंटीड हिट इफेक्ट नहीं लगता है। पर मेगुमी का डोमेन अधूरा है, उसमें कोई बैरियर ही नहीं है और ना ही उसके डोमेन में गारंटीड हिट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्टिवेट करने से मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक का पावर बूस्ट उसको मिलता है। वो अब 120% ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपनी शैडो के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और जितने चाहे उतने शिकिगामी बुला सकता है। ये बात समझ जाता है। मेगुमी उसी की पिटाई कर रहा होता है दबा के। रेजी सोचता है इस डोमेन से मेगुमी की पावर बहुत बढ़ गई है, सच है तो गारंटीड हिट इफेक्ट वाला डोमेन ही कर लेता। अगर उसने मुझ पर एलिफेंट पटक दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, पर मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है। मेगुमी 3 न्यू समन करता है। रेजी 3 कार्स उनके ऊपर गिरा देता है। कार्स मेगुमी की शैडो में डूबने लगते हैं। रेजी कहता है मुझे पता था मेरे पैरों के नीचे ये शैडो आम नहीं है, मैं कर्स एनर्जी की वजह से इसमें डूबने से बच रहा। समझ जाता है कि इस डोमेन की शैडो में मेगुमी कुछ भी रख सकता है, पर एक चीज़ उसको परेशान करी थी कि मेगुमी ने शैडो में ढेर सारे वेपन्स क्यों नहीं रखे। उसने अब तक सिर्फ एक कर्स टूल निकाला था। रेजी समझ गया मेगुमी जिस भी चीज़ को शैडो में रखता है उसका वजन मेगुमी को ही सहना पड़ता है। इसलिए रेजी ने 3 कार्स डोमेन में गिरा दिया। इनका वजन करीब 2.4 टन है। मेगुमी इस वजन तले दबे जा रहा है और एक जगह बैठ गया है। रेजी कहता है मैंने रिसिप्ट से सामान गिराता रहूँगा और मेगुमी वजन से नीचे को चल जाएगा। कहता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, एक अधूरा डोमेन भी आखिरकार डोमेन ही होता है। मतलब मेगुमी सिर्फ नीचे से नहीं ऊपर से भी शैडो समन कर सकता है। मेगुमी रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट गिरा देता है। रेजी भी उसके नीचे दबा जाता है। मेगुमी कहता है कि चलो देखते हैं कि पहले कौन कुचला जाता है। इंसान 6G का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, करीब 2.4 टन। मेगुमी का वजन अगर 60 kg है तो उसकी बॉडी पर 40G का लोड पड़ रहा था। नॉर्मली एक हाथी का वजन 3 से 6 टन होता है। डोमेन की वजह से मेगुमी के एलिफेंट का वजन भी रियल एलिफेंट जितना है। रेजी के पैर में फ्रैक्चर आ गया है, दोनों बहुत ज़्यादा वजन झेल रहे थे। देखना ये था कि पहले कौन कुचला जाएगा। रेजी सोचता है कि मैंने गलती कर दी, अगर ट्रक वाली रिसिप्ट संभाल के रख लेता तो उनके वजन से मेगुमी ज़रूर कुचला जाता। मेगुमी ने पानी से रेजी की कच्ची रिसिप्ट भी ख़राब कर दी थी, पर रेजी के पास अब एक हुक्म का इक्का था। रेजी सोचता है कि मैं भी इसकी शैडो में छुप जाता हूँ और अपना हुक्म का इक्का निकालता हूँ, पर अगर वो शैडो में गया तो हमेशा के लिए फंस सकता है। डोमेन ख़त्म होने के बाद भी शैडो में रखी चीज़ शैडो में ही रहती है, पता नहीं अंदर सांस भी ले पाएगा कि नहीं। वो ये बहुत रिस्क है क्योंकि रेजी अपना हुक्म का इक्का यहाँ निकालने के बारे में सोच रहा था कि वो यहाँ पर फंस ना जाए। एक हाथ से एलिफेंट उठाता है और दूसरे हाथ से अपनी रिसिप्ट निकालता है, लेकिन पहले नहीं कर पाता। एलिफेंट का वजन सह नहीं पाता, वो शैडो में जा गिरता है। रेजी पसंदकार में गिरता जा रहा है, अंदर सांस भी नहीं आ रही है, वो बेहोश होने लगता है। मेगुमी की हालत भी ख़राब हो रही है। जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि रेजी मर चुका है वो डोमेन हटा देगा। शैडो में जो सामान है वही भी बाहर निकाल फेंकेगा।
अचानक एक कार शैडो से बाहर आती है और वो अपने साथ रेजी को बाहर ले आती है। रेजी कहते हैं कि जो भी सामान मैं क्रिएट करता हूँ वो कमांड पूरी होने के बाद ही गायब होती है, पर तीनों कार्स को मैंने कोई कमांड दी नहीं थी क्योंकि मुझे सिर्फ वजन डालना था। मतलब मैं इन कार्स को अब भी एक ऑर्डर दे सकता था। रेजी ने एक कार को ऑर्डर दिया, अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो। मेगुमी से एक कार का वजन कम हो गया पर रेजी जिंदा वापस तो आ गया। रेजी कहता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वो अपनी हुक्म का इक्के वाली रिसिप्ट निकालता है, 2 मंजिला घर की रिसिप्ट। 30 टन का घर मेगुमी के डोमेन में गिरने लगता है। मेगुमी 100% कुचला जाता, लेकिन वो तुरंत अपनी शैडो में छुप जाते हैं और डोमेन हटा देता है। घर जिम का फ्लोर तोड़ देता है, दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। और मेगुमी ने रेजी को पीछे से पकड़ लिया था क्योंकि मेगुमी पर 2 कार्स का वजन अब भी है, तो रेजी भी उसके साथ डूब रहा है। रेजी उन दोनों कार्स को कैंसिल कर देता है, दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। मेगुमी कहता है कि अब तुम्हारी सारी रिसिप्ट्स पानी में भीग कर बेकार हो गई है। रेजी कहता है तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई है ना, अब तू अपने शिकिगामी भी समन नहीं कर सकता, मुझे खतरा सिर्फ तेरे डिवाइन डॉग से है। दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और फाइट के बीच में मेगुमी डिवाइन डॉग समन कर लेता है। डिवाइन डॉग रेजी के कंधे पर काट लेता है, रेजी फाइट हार जाता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा ना बुला सकूं। रेजी कहते हैं कि जादूगर झूठ पर ही जिंदा रहते हैं। रेजी को अब पता चल गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही नहीं भाग कर आया था, सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। रेजी बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक नए ज़माने के सॉर्सरर से हार जाऊंगा। रेजी मरने से पहले कोगाने को बुलाता और अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफ़र करवा देता है। मेगुमी के पॉइंट्स अब 41 हो जाते हैं। मेगुमी बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया। रेजी बोलता है मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, और वैसे भी केंजाकू मेरा सगा नहीं है, मुझे लगता था तुझे पॉइंट देने से गेम में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने तुझे मारा नहीं, तूने मुझे मारा है, देखते हैं किस्मत तेरा साथ क्या खेलती है। थोड़ी देर बाद रेजी की डेथ हो जाती है और मेगुमी को 5 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताकाबा चाय पी रहा है, तभी उसकी बिल्डिंग में धमाका होता है, हाजिनोकी का बॉम्ब। हाजिनोकी सोचता है कि इस बार ताकाबा को कुछ हुआ या नहीं। ताकाबा दूसरी बिल्डिंग से निकलते अब कहता है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन तुम हार मत मानना। हाजिनोकी और इरिटेट हो जाता है, वो कब से ताकाबा को मारने की कोशिश कर रहा है। ताकाबा को एक खरोच भी नहीं आई है, उसकी पहली वाली चोट भी ठीक हो गई है। कोगाने आता है और कहता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये हाजिनोकी कहते हैं कि उसका अब लड़ने का मन नहीं और वो घर जा रहा है, तो ताकाबा उसको कहते हैं कि ठीक है चले जा, दांत वाँत साफ करके सोइयो। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो। हाजिनोकी उसको साफ मना कर देता है कि मैं कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा। दोस्तों, ताकाबा की टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। ताकाबा जो भी सोचता है वो सच हो जाता है, बस वो चीज़ें ताकाबा के लिए फ़नी होनी चाहिए। अगर उसे फ़नी लगा कि गोजो के सर पर बाल नहीं है तो गोजो गंजा हो जाएगा। यही है ताकाबा की पावर। इस टेक्निक से ताकाबा खुद गोजो को भी टक्कर दे सकता है, पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ताकाबा को पता ही नहीं कि उसके पास कोई ऐसी भी पावर है। रेमी भाग रही है, उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते पर उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं, सारे काम भेड़िए ही करते हैं, इसलिए रेमी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। तभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग के साथ उसके सामने आ जाता है, रेमी को ख़त्म करने आया था वो। अचानक उसे अपनी बहन सुमिकी की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा मत करो, और मेगुमी रेमी को जिंदा छोड़कर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर वो बेहोश हो जाता है। तभी हम उसके ऊपर एंजल यानी हाना कुरुरुसु को देखते हैं। दोस्तों, यही वो सॉर्सरर है जो गोजो को प्रिजन रेल से आज़ाद करवा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेंडाई कॉलोनी को, कि अब सेंडाई कॉलोनी की तरफ हम जैसे ही जाते हैं तो इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनीज़ के मुकाबले ज़्यादा घमासान लड़ाइयाँ हुई हैं। अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। पहले का नाम था ध्रुव लकड़ा वाला, इसके 91 पॉइंट्स थे। दूसरा है इशिगोरी, इसके 77 पॉइंट्स है। कलिंग गेम में मौजूद सबसे ज़्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट इसी का है। तीसरा है तकाका उरो, इसके 70 पॉइंट्स है। फुजीवारा यूनिट की कैप्टन रही है और सब सन मून और स्टार स्क्वाड की भी आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर इसके पास है। और चौथा है कुरोरोशी, इसके 54 पॉइंट्स है और ये कॉकरोच की कर्स स्पिरिट है। केंजाकू ने अपने पास से रिलीज़ किया स्पेशल ग्रेट कर्स है जो फिलहाल सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर थी कि 4 वे डेडलॉक हो गया था, ना कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था। फिर कॉलोनी में एंट्री होती है यूता ओकोत्सु की। आते ही वो ध्रुव को मार देता है। अब उसके 35 पॉइंट्स है। नाइट परेड के 3 महीने बाद ही यूता को स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर यूता से ज़्यादा पावरफुल कोई है तो वो है सिर्फ गोजो सातोरू। तक हमने देखा कि यूटा वाली कॉलोनी में 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। उनमें से ध्रुव को यूता ने तुरंत ही कॉलोनी में एंटर करते ही मार दिया था। यूता सोचता है कि मेगुमी ने 2 रूल्स ऐड करवाने की बात कही थी। प्लेयर आपस में पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरा रूल प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़ सकते हैं। लेकिन यूता को 2 और रूल्स ऐड करवाने हैं। तीसरा रूल ये होना चाहिए कि एक कॉलोनी का प्लेयर दूसरी कॉलोनी के प्लेयर से बात कर सके, और चौथा रूल कि प्लेयर किसी भी कॉलोनी में एंटर या एग्जिट कर सके। यानी टोटल 4 नए रूल्स ऐड करवाने हैं। यूटा के बाकी 2 शिबुया इंसिडेंट की वजह से थके हुए हैं। वो ये भी नहीं चाहता कि गोजो को वापस अपने दोस्तों को मारना पड़े, इसलिए केंजाकू को मारने का काम यूता खुद करेगा। वो अकेले ही पॉइंट्स कलेक्ट करेगा और सारे रूल्स ऐड करवा देगा।
यूता कुछ आम लोगों की रक्षा कर रहा है। वो उन्हें एक स्टेडियम के पास ले आता है जो ध्रुव का एरिया था। तभी उस तूफान की आवाज़ आती है। वो देखता है कि जो लड़कों के पीछे, दो लड़कों के पीछे तूफान है। एक लड़का तूफान में निगला जाता है। यूता उसे बचाने की कोशिश करता है और देखता है कि ये तूफान नहीं है बल्कि लाखों कॉकरोचेस का झुंड है। कॉकरोच उस लड़के को खा जाते हैं। झुंड आम लोगों की तरफ बढ़ता है। यूता तुरंत रीका को बुलाकर स्टेडियम को रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर अपनी तलवार से ही अटैक में सारे कॉकरोचेस खत्म कर देता है। ये था कुकुरोशी, एक कर्स स्पिरिट। कोगाने कंफर्म करता है कि हाँ, ये भी एक प्लेयर है। अब कुकुरोशी के पास फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड है। वो अटैक करता है। यूता उसका हाथ काट देता है और पंच मार के दूर फेंक देता है, पर कुकुरोशी फिर से लाखों कॉकरोच क्रिएट कर लेता है। यूता पॉजिटिव एनर्जी से उसे आराम से मार सकता है, लेकिन वो जानता है दो और पावरफुल प्लेयर्स आसपास है। वो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। कुकुरोशी के दो बड़े इंसेक्ट्स यूता के पीछे आते हैं। इनके पास टॉक्सिन से भरे बैग्स हैं। यूता अंधा हो जाता है। कुकुरोशी स्वॉर्ड से अटैक करता है। यूता ब्लॉक कर लेता है, पर स्वॉर्ड से मिसाइल की तरह इंसेक्ट्स निकलते हैं जो यूता के कंधे और पेट को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब कुकुरोशी उसे खाने वाला ही होता है, पर यूता उसके मुंह पर काट लेता है और पॉजिटिव एनर्जी भर के उसे ख़त्म कर देता है और उसको मिलते हैं टोटल 5 पॉइंट्स। तभी वहाँ पर आता है ऊरो और वो कहती है कि तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। उससे पहले यूता कुछ करे, ऊरो अपनी टेक्निक यूज़ करती है और यूता को दूर जाकर गिरा देती है। ऊरो की टेक्निक ये है कि वो आसपास की जगह को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे लेंस में चीज़ें बड़ी या छोटी दिखती है, वैसे ही वो स्पेस को कपड़े की तरह फाड़ कर अपने हिसाब से खींच फाड़ कर सकती है, लेकिन इससे डायरेक्ट डैमेज नहीं होता। उसके लिए वो थिन आइस ब्रेकर यूज़ करती है। यूता पूछता है कि तुम क्यों लड़ रही हो, तुम इतनी स्ट्रांग हो। ऊरो कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म है, कलिंग गेम इस नई लाइफ का पहला पड़ाव है। केंजाकू पीछे से खिचड़ी पका रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके तैयार रहना है। यूता कहता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जिनके लिए लड़ रही हो, तुम बस अपनी खुशी के लिए हज़ारों को लोगों को मारना चाहती हो। ऊरो का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसे पकड़कर हवा में उड़ा देती है और गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर आता है इशिगोरी जो दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट मार देता है, एक बहुत बड़ी लेज़र बीम। यूटा और ऊरो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले इशिगोरी को मारना होगा। इशिगोरी को लड़ना बहुत पसंद है। पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े धुरंधरों से लड़ाई की, लेकिन उसे पूरी संतुष्टि नहीं हुई। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, वो मीठा उसे कभी नसीब ही नहीं हुआ। इशिगोरी की टेक्निक ये है कि वो अपने बालों से लेज़र शूट कर सकता है। यूटा लेज़र से बचता रहता है। इशिगोरी टनल में चला जाता है। यूटा सीधा फाइट लेने टनल में जाता है और इशिगोरी बड़ा ब्लास्ट करता है, पर यूटा फिर भी जाता है। इशिगोरी समझ जाता है कि यही है मेरा डेजर्ट। ऊरो थिन आइस ब्रेकर यूज करती है और यूटा नीचे गिर जाता है। इशिगोरू ऊरो पर लेजर ब्लास्ट करता है। ऊरो स्काई घुमाकर लेजर वापस इशिगोरी पर मार देती है। यूटा रीका को बुलाने का फैसला करता है। वो रिंग पहनता है। रीका की कर्स स्पिरिट आ जाती है। ऊरो और इशिगोरी चौंक जाते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर्स एनर्जी निकल रही थी यूटा से। रीका की कॉपी है। ओरिजिनल सोल को शांति मिल चुकी है, पर ये कॉपी कर्स एनर्जी और टूल स्टोर करके रखती है। रिंग पहनने के बाद 5 मिनट का कनेक्शन मिलता है और इस 5 मिनट के लिए यूटा के पास रीका और स्कर्स एनर्जी का खजाना होता है। यूटा इनुमाकी की टेक्निक यूज करता है और ऊरो हिलने से मना कर देता है। ऊरो को हिलने से मना कर देता है। रीका उसकी धुलाई करने लगती है। शिगोरी लेजर मारता है, पर यूटा के आयरन गॉन्टलेट पर कोई असर नहीं था। तीनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। तीनों डोमेन्स आपस में ओवरलैप्स हो जाते हैं। श्योर हिट इफेक्ट काम नहीं करता। तभी बाहर से कोई अंदर आता है। ये था कुकुरोशी का बच्चा। कुकुरोशी का स्पिरिट वापस आ गया था। 3-वे डोमेन पहले से ही अनस्टेबल था। कुकुरोशी के अंदर आते ही तीनों का डोमेन टूट जाता है। यूटा ऊरो को लात मारता है। कुकुरोशी ऊरो के हाथ काट लेता है। रीका उसे खा जाती है। इशिगोरी लेजर ब्लास्ट से ऊरो की हालत खराब कर देता है। यूटा पॉजिटिव एनर्जी से कुकुरोशी को खत्म कर देता है। अब सिर्फ बचे थे इशिगोरी और यूटा। यूटा ने ऊरो की टेक्निक कॉपी कर ली है क्योंकि रीका ने ऊरो का हाथ खा लिया था। अगर यूटा किसी का बॉडी पार्ट खा ले तो वो उनकी टेक्निक कॉपी कर सकता है। इशिगोरी ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है। यूटा सरफेस मोड कर ब्लास्ट की डायरेक्शन बदल देता है। थिन आइस ब्रेकर से इशिगोरी पर अटैक करता है। रीका इशिगोरी के सर पर पंच मारती है, पर 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं और रीका गायब हो जाती है। यूटा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हैं। यूटा इशिगोरी को पकड़कर रोक लेता है। तबकि ऊपर से इशिगोरी का अपना ब्लास्ट जो ऊरो की टेक्निक से डायरेक्शन बदल चुका था, इशिगोरी के ऊपर आकर गिरता है और इशिगोरी ख़त्म हो जाता है। पर इशिगोरी की पेट भर गई थी। वो उससे पूरी संतुष्टि मिल गई थी। वो यूटा को शुक्रिया कहता है और गिर जाता है। यूटा उसे मारता नहीं है। इशिगोरी कहता है कि तुम बहुत नादान हो यूटा, लड़ाई के बाद दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यूटो कहता है ऊरो भी यही कह रही थी, मतलब ऊरो को भी उसने नहीं मारा। यूटा इशिगोरी से कहता है अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। ऊरो के पॉइंट्स भी ले लिए। ध्रुव, कुकुरोशी, ऊरो और इशिगोरी सब, मतलब सबके पॉइंट्स ले लिए और अब यूटा के पास टोटल 190 पॉइंट्स हो गए थे। और दोस्तों सीज़न 3 का एंड यहीं पर हो जाता है और आने वाले सीजन्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, जैसे सुकुना का असली रूप, माकी की चीज़ें, कारी की फाइट्स, बहुत सारी चीज़ें।